So we are going to start EMI and AC today, and its weightage is 8 marks, approximately 8 marks. Because if we club both the units, magnetism and matter, and the EMI and AC, it means right from the Biot-Savart law till whatever be the last topic of your AC, this total part is of 16 marks. और 16 में से बेटा we have already done 8 marks topic. तो अभी आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अब यहां से इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत टेक्निकलिटीज हैं, चैप्टर बहुत टेक्निकल है. जैसा कि आपका बायट-सावर्ट लॉ, एम्पियर लॉ टेक्निकल पार्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत टेक्निकल था, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाज रिलेटिवली इजियर. बट अगर हम लोग ईएमआई एंड एसी की बात करें, एंड इफ यू आर फेमिलियर विद द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पार्ट, ठीक है, देन यू विल कम टू नो कि भाई ये वाला चैप्टर ना इजी है. एसी बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उसकी लैंग्वेज समझने में, बट आई विल टेल यू कि भाई कहाँ पर क्या चीजें आपको कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं. जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर लूप में समझा था कि एंगल कैसे देखना है, लाइकवाइज एसी में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीजें पकड़नी है न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज में से, वो अगर हमें समझ में आ जाएंगी, देन दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ईएमआई. तो सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमआई? ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या? अगर लिखना चाहें तो लिखें, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF. It is the phenomena of production of induced EMF and consequently some induced current, in a coil, whenever there is some rate of change of magnetic flux. Whenever there is some rate of change of magnetic flux is linked with the coil. Whenever there is some rate of change of magnetic flux is linked with the coil. लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, it is the phenomena of production of induced EMF and consequently some induced current in a coil whenever there is some rate of change of magnetic flux is linked with the coil. ठीक है? Yes, sir. So सबसे पहले बात आई कि what is magnetic flux. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी, वैसे ही बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi टू द सबस्क्रिप्ट b एंड इज गिवन बाय b डॉट a. तो वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को आप b डॉट a से रिप्रेजेंट करते थे, यहां पर भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे b डॉट a से. वहां पर E डॉट A से करते थे, यहां आप करेंगे B डॉट A. वहां पर E आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता था या इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहां पर B है आपका मैग्नेटिक फील्ड. Means the general body of the relation remains the same, only we have replaced
E with B, ठीक है। तो यहाँ पर हमने B रिप्लेस कर दिया E की जगह पर। तो फाई का जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट विल बी B into A cos theta. Now theta is the angle between area vector and magnetic field. जैसे अगर मैं आपसे कहूं that these are the magnetic lines of forces and a coil is placed like this, और magnetic lines of forces इसके थ्रू ऐसे मूव कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, एरिया वेक्टर इधर मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपके पास इधर है, एंड दिस इज द एंगल थीटा, सो दिस b phi b is equal to ba cos theta, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज आउट और हो रही है एक सरफेस एरिया के थ्रू, ठीक है। तो अब आपके पास जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज 0 डिग्रीज, तो फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू BA cos 0, यानी कि phi b is equals to BA. This is also called positive flux, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हो फ्लक्स लीविंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। Yes, sir. और अगर मैं आपसे ये कहूं लेट्स से कि फ्लक्स एंटर कर रहा है किसी भी कॉइल के अंदर, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर आपको यहां मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो इन दिस केस थीटा इज 180 डिग्रीज, तो फ्लक्स एंटरिंग विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ BA, क्योंकि cos 180 की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। Yes. So its SI unit is Tesla meter square, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो आप इसको अगर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाहो तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज d phi is equal to b dot dx, ठीक है। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं d phi is equal to इंटीग्रल ऑफ b dx, तो ये सरफेस एरिया इंटीग्रल लेना पड़ेगा आपको, यानी phi is equals to b dx, यानी सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, मैंने पिछले चैप्टर में आपको एक कन्वर्जन बताया था, इस चैप्टर में वो कन्वर्जन आप याद रखेंगे, एंड द कन्वर्जन वाज द कन्वर्जन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। 1 टेस्ला इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 raised to the power 4 गॉस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है as far as numericals of this chapter is concerned, तो आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड, रेयर केसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं जहां पर वो आपको मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ला देगा, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरली इन टर्म्स ऑफ गॉस ही देगा, ठीक है। जस्ट टू टेस्ट whether you are able to convert it or not. जनरली बच्चे इस पर्टिकुलर यूनिट को याद नहीं रखते हैं, एंड आई एम एम्फसाइजिंग मोर ओवर इट कि जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यही पर्टिकुलर यूनिट आती है, तो गॉस जो यूनिट है उसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 टेस्ला इज 10 raised to the power 4 गॉस, so 1 गॉस is equal to 10 raised to the power minus 4 टेस्ला, ठीक है। ये याद रखनी है आपको कन्वर्जन, ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आपको यहां तक का पार्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया हो तो क्या मैं बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुक। हाँ बोलो।
हो गया? हाँ सर, नोट कर दिया। अच्छा, अब टेस्ला के अलावा आप फ्लक्स को और किस यूनिट से जानते हो? तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को आप वेबर यानी कि WB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज 1 वेबर, ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो यहां से भी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्जन कर सकते हो आप, जैसे कि अभी हमने बोला 1 वेबर यानी WB इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अच्छा, टेस्ला को मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू द पावर 4 गॉस, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. और मीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख सकते हो? Yes, sir. So 1 Weber is equal to 10 raised to the power 8 Gauss centimeter square. Now there is one more conversion here. 10 raised to the power Gauss, ये जो सिर्फ Gauss centimeter square है, 1 Gauss centimeter square is called 1 Maxwell, ठीक है? तो 1 Weber is also equal to 10 raised to the power 8 मैक्सवेल। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कन्वर्जन गलत हुई तो श्योर शॉट बात है बेटा, न्यूमेरिकल सही नहीं हो सकता, ठीक है? Yes, यस sir. सर। तो क्लियर है यहां से? यस सर, क्लियर है। Yes. बेटा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है? कर दूं रब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now the next important thing is कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में अभी हमने जैसे फ्लक्स की बात की, और फ्लक्स की बात हमने इसलिए की क्योंकि जो बेसिक फिनोमेना है दैट फिनोमेना इज लिंक्ड विद द फ्लक्स। तो हम किसी अगर हम फिजिक्स के अंदर देखें तो जनरली नेचर को सिमेट्री पसंद होती है और फिजिक्स में भी ना सिमेट्री बहुत यूज होती है, ठीक है? अब आप एक चीज समझें कि हमारे पास ये करंट कैरिंग लूप था, आपने इस करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा, तो इसके साथ क्या हुआ था? बोलो जल्दी से। इस टॉर्क करंट कर रहा था इसको। Sir, is the top टॉर्क level? करता है। एग्जैक्टली, Top level. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। यानी एक करंट लूप को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो इसने एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया, है ना? अब मैं Yes. उल्टा काम करता हूं एक, ठीक है? और उल्टा काम ये कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक लूप के ऊपर टॉर्क अप्लाई करूं। ये लूप रखा हमने, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, और ये करंट कैरिंग लूप नहीं था, लेकिन मैंने यहां पर टॉर्क अप्लाई करा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होना चाहिए? सिमेट्री ये कहती है कि यहां पर करंट इंड्यूस होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये होता ही है, दिस इज ट्रू, कि अगर आप एक सिंपल लूप को जो कि करंट कैरिंग लूप नहीं है, आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो एंड यू स्टार्ट रोटेटिंग इट, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी सम करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है? ये जो सिमेट्री है, नेचर की जो सिमेट्री है, इसकी वजह से यहां जो करंट एस्टैब्लिश हुआ, इसी फिनोमेना को हमने बोला EMI, और हम समझेंगे अभी कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना,
इस पर्टिकुलर कंडीशन में whatever be the current which starts flowing through this loop is called induced current. ठीक है, इसी करंट को आप क्या नाम देते हो? इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हो। अब इस सिमेट्री को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और उसको हम कहेंगे, यानी उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए ये क्या थे और इन एक्सपेरिमेंट से हमें एग्जैक्टली समझ में आया क्या? Faraday's experiments and laws। देखो, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक कॉइल ली और इस कॉइल को उसने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बिल्कुल पास में एक मैग्नेट रखा जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। ठीक है, और आप अगर मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल के। ठीक है, हमने वहां पर समझा था कि अगर हम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो भी फ्लक्स बढ़ जाता है। जो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला हमने लिखा वो लिखा B डॉट A, बट क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है तो आप phi is equals to NBA भी लिख सकते हो, क्योंकि एक कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो BA होगा एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तो फ्लक्स ऐड हो जाएगा, तो आपने n से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, Yes, sir. अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि फैराडे ने एग्जैक्टली किया क्या था। अब ये नॉर्थ पोल है। फैराडे ने क्या किया, इस कॉइल को जिसको भी उसने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा उसके अक्रॉस यहां पर एक जो बार मैग्नेट रखी जो कि एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट थी, इसको बैक एंड फोर्थ मूव कराना शुरू कर दिया। बैक एंड फोर्थ मूव कराने की जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी वाज वेरी हाई। तो फ्रीक्वेंसी हाई रखने से हुआ क्या कि एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर देयर वर n नंबर ऑफ टाइम्स कि नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट was near to the area of this या near to the plane of this coil। ठीक है, जब आप इसको पास लेके आएंगे और फिर दूर लेके जाएंगे, जब आप पास ला रहे हैं तो नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है। अब आप ये जानते हो कि बार मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलती है ना? Yes, sir. बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब आप देखो जैसे जैसे आप इसको पास लाओगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल वो ज्यादा हो जाएंगी। Yes, sir. एंड एज वी मूव अवे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर? फ्लक्स क्या था? फ्लक्स को अगर हम डिफाइन करें तो फ्लक्स क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through the surface area perpendicular to its plane, है ना? Yes, sir. So number of field lines passing through the surface area perpendicular to the plane of the coil। अब यहाँ पर भी यही हो रहा था। अब ये नॉर्थ पोल अगर बहुत पास आ जाए तो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके थ्रू पास करने लगेंगी। एज वी मूव अवे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम हो गई। इट मींस इस कॉइल के थ्रू कुछ ना कुछ करंट जनरेट होगा और वो जो करंट जनरेट होगा दैट करंट विल बी डिटेक्टेड बाय दिस गैल्वेनोमीटर। अब करंट जनरेट क्यों होगा? कॉइल एक कंडक्टर की बनी हुई है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और हमने ये पढ़ा कि अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर दें जो कि कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो किसके बराबर होता है? dq v के बराबर होता है ना? Yes, sir. जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो किसके बराबर था? dq v के बराबर। अब dq v के बराबर अगर कुछ फोर्स है तो वो चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस भी होगा एंड इट विल कॉन्स्टिट्यूट सम करंट। That current will be detected by this galvanometer. So this was the experiment conducted by
Faraday. ठीक है? Yes, sir. And it proves that there was some current induced in the coil. तो जिस सिमेट्री की हम बात कर रहे थे वहां पर आपने ये देखा, या तो आप कॉइल को मूव कराओ तो फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर आप कॉइल को नहीं मूव कराते, मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करा दो, तो भी कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होना चाहिए। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, अब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, आपने इसको टिल्ट करा दिया। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, अब इस सरफेस एरिया के थ्रू पास हो रही थी, जैसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, इसके थ्रू पास हो रही थी। अब आप इसको हल्का सा टिल्ट करा दो, तो क्या उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास होंगी? नहीं होंगी। नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या चेंज हो गया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के दो तरीके थे, या तो आप कॉइल को मूव करा दो, या आप मैग्नेटिक फील्ड को ही मूव कराते रहो। तो यहां हमने दूसरे वाला तरीका लिया कि हमने मैग्नेट को मूव कराया, जिससे कि यहां पर फ्लक्स वेरी कर गया। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और फ्लक्स के वेरी करने की वजह से यहां पर कुछ करंट इंड्यूस हुआ, एंड दैट इंड्यूस करंट वाज डिटेक्टेड बाय दिस गैल्वानोमीटर। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ था क्या? फर्स्ट लॉ लिखें, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, an EMF and consequently some current is induced in the coil, and consequently some current is induced in the coil, and it lasts so long as the rate of change of flux lasts, and it lasts so long as the rate of change of flux lasts. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि Yes, sir. कॉइल के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने लगे, then there will be some induced EMF and consequently some induced current is also there. ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे then they will start agitating, अपनी पोजीशन से मूव करना शुरू करेंगे in a certain direction, and that will constitute the current. ठीक है? और इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो कि स्टेटमेंट में हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट, बट इट लास्ट्स सो लॉन्ग एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लास्ट्स। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस लाइन आपका फर्स्ट लॉ कंप्लीट नहीं होता। मान लो कि मैं इस बार मैग्नेट को बैक एंड फोर्थ मूव कराना बंद कर दूं, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दूं, देन तो व्हाटएवर बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल वो कांस्टेंट हो गया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो EMF वहां पर 0, देयर विल बी नो चेंज ऑफ फ्लक्स, तो EMF भी वहां पर 0 रहेगा। नेक्स्ट लिखें सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ हमें मेथड बताता है, लेकिन सेकंड लॉ हमें इसका मैथमेटिकल रिलेशन एक्सप्लेन करता है। तो लिखें सेकंड लॉ, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to
the rate of change of magnetic flux linked with the coil or linked with the circuit. Rate of change of flux linked with the circuit. यानी कि उसने कहा whatever be the magnitude of EMF induced, let's say कि वो magnitude of EMF E है, and that EMF is directly proportional to d phi by dt. तो अब आप सोचो कि अगर phi कांस्टेंट हो जाए तो EMF क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फैराडे के सेकंड लॉ से हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव नहीं कर पाए. हमें ये समझ में ही नहीं आया. इनफैक्ट फैराडे को ये पता ही नहीं चला कि यहां पर उसने ये तो बता दिया कि हाँ गैल्वेनोमीटर हिल रहा है, गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली, इसका मतलब सम करंट इज इंड्यूस्ड. करंट होगा तो बिना ईएमएफ के नहीं हो सकता, तो ईएमएफ भी होगा. लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट वो कैसे पता चले? सो इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फैराडे. तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए एक नया लॉ, और लॉ का नाम था लेंज़स लॉ. देखो बेटा, अभी तक जो भी कुछ हमने किया इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये थी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स क्या थी. फैराडे लॉ में इतना कुछ खास समझने का नहीं था, बट हाँ हमने ये समझा कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ, करंट कैसे इंड्यूस हुआ, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशन. बट जब तक प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव नहीं होगा तब तक इस रिलेशन को आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, आप न्यूमेरिकली इसको यूज भी नहीं कर सकते. तो लेंज़ेस लॉ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. जब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास तो विदाउट applying Lenz's law you will not be able to find out the exact direction of current induced in the coil or induced in any circuit. ठीक है? तो Lenz's law की इंपॉर्टेंस यहां से बहुत ज्यादा बढ़ गई. सबसे पहले लिखें Lenz's law है क्या. लिखें, it states that the direction of induced EMF, the direction of induced EMF or induced current will always oppose the cause, will always oppose the cause which is producing it. The direction of induced EMF and induced current will always oppose the cause which is producing it. अब इसको कैसे समझें? वापस इसी वाले सर्किट को देखते हैं, और इस वाले सर्किट को हम दो तरह से देखने की कोशिश करेंगे. लेट्स से कि ये कॉइल है. मान लिया कि पहले वाले केस में बार मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा था, तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है उससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसमें जाएंगी? कॉइल के अंदर जाएंगी. ठीक है? Yes, ठीक है. sir. अब अगर मान लो कहीं पीछे से बार मैग्नेट मूव करता हुआ आ रहा है तो देयर इज सम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल देयर, क्योंकि जैसे जैसे पास आता चला जाएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी, है ना? Yes, sir. तो कायदे से आप इसको बाहर से मूव करा के ला रहे हो. याद ऐसे रखना जैसे मैं बता रहा हूं. कायदे से आप इसको बाहर से मूव करा के ला रहे हो, तो आप फोर्स लगा रहे हो ना इसको बाहर से इस तरफ लेके आने के लिए. Yes, sir. अब मान लो कि आपके पास दो बार मैग्नेट्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और एक और बार मैग्नेट यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल. अगर ये पोल साउथ होता तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप से इस तरफ आ जाता ना. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ है
तो आपको इसको इसके पास लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी ना? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स लगा रहे हो? Yes, sir. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो याद रखेंगे, जो भी कोई पोल कॉइल के पास आएगा, यहां पर वही वाला पोल क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि आप नॉर्थ पोल कॉइल के पास ला रहे थे, सो दिस विल क्रिएट द नॉर्थ पोल हियर। ठीक है, Yes, sir. अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, ये तो कुछ जमा नहीं। चलो कोई नहीं, जमाते हैं इसको। एक काम करते हैं, मैं आपकी बात बड़ी करता हूं। आप कहोगे कि सर यहां पर ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो सर साउथ में एंटर करती हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेंज लॉ ने क्या कहा? लेंज लॉ ने ये कहा, इट विल अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। तो कायदे से अगर आप इसको साउथ बना दो, तो वी आर गोइंग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहां ऑपोजिशन तो कोई भी ऑफर नहीं हुआ। Yes, sir. तो अगर ये साउथ होता, देन देयर विल बी नो ऑपोजिशन देयर। तो ऑपोजिशन किसकी वजह से होगा? नॉर्थ की वजह से ही होगा। सो दिस विल क्रिएट नॉर्थ हियर। ठीक है, Yes, sir. Sir. अब अगर आप इसी कॉइल में इसी वाले केस को देखें, और ये जो बार मैग्नेट है, ये आपका अवे फ्रॉम द कॉइल जाना शुरू कर दे। तो जब ये अवे फ्रॉम द कॉइल जाएगा, तो इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, बट इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स डिक्रीज करेगा। Yes, sir. तो अब देखा जाए तो कायदे से फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? दो चीजें रिपेल कब करती हैं एक दूसरे को? जब वो लाइक पोल्स होते हैं। तो यहाँ नॉर्थ होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, दिस विल अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। तो जब ये अवे जाएगा, तो यहाँ क्या South क्रिएट होगा? होगा। साउथ क्रिएट करेगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. पहले वाले केस में करंट की जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Is this particular part is clear to each and every one of you? माही क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है. मेलिसा, Yes, sir. Clear है. समर्थ, Yes, sir. Clear है. आर्यन, Yes, sir. Clear है. एंजेला, दक्ष, नंदिनी, Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. रिया, Yes, sir. Clear है. तमन्ना, Yes, sir. Clear है. सिया, सो एक बार लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। मैंने बोला जैसे साउथ से हम इसको, जैसे हम इसको इस कॉइल से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो रिपल्शन हो रहा होगा। तो रिपल्शन कब होता है? जनरली कोई चीजें, दो चीजें दूर दूर कब जाती हैं? जब रिपल्शन हो रहा होता है। तो रिपल्शन कब होता है? तो रिपल्शन के केस में यहाँ नॉर्थ बनना चाहिए था, है ना? यस सर। लेकिन लेंज लॉ ने क्या कहा कि जो इसका कॉज है वही इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ कॉन्सेप्ट अगर ये लगाएं कि दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तभी ये मैग्नेट दूर जाएगा, लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लेंज लॉ ये कहता है कि यहाँ पर कुछ और बनना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ? साउथ। तो दिस विल क्रिएट साउथ हियर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। देखो, जो पोल पास आएगा कॉइल के, उस टाइम पर वही पोल वो कॉइल पे क्रिएट होगा, लेकिन जो पोल दूर जाएगा उससे अपोजिट पोल क्रिएट होगा। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, whenever a pole of bar magnet approaches a coil, the coil represents the same pole. लिखेंगे? Yes, sir. Please repeat. Yes. quickly. लिखो, whenever a bar magnet approaches
whenever a bar magnet approaches a coil, then the coil represents the same pole which is approaching the coil. Then the coil represents the same pole which is approaching the coil. Now this statement is in accordance with the Lenz's law. ठीक है? अब दूसरी स्टेटमेंट लिखो, पहली लिख ली पूरी? Yes, sir. सेकंड लिखो. Whenever a bar magnet Excuse me, moves- sir. हाँ बेटा. और स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दोगे दोबारा? Whenever a bar magnet approaches a coil, the same pole will be appeared on the coil which is approaching the coil. तो अगर north approach कर रहा था, then coil will represent the north pole. अगर south approach करेगा तो वो south pole represent करेगी. ठीक है? Yes, sir. Next statement. Whenever a bar magnet moves away from the coil, then the pole which is facing the coil will not be appeared on the surface of the coil. So it will appear the opposite pole. Take. Sir, can you please repeat? Whenever a bar magnet moves away from the coil, the opposite pole is appeared on the surface of the coil, on the plane of the coil, which is facing the pole of the bar magnet. It means if north pole is facing the coil and the pole and the bar magnet is moving away from the coil, then on the surface of on the plane of the coil there will be south pole appearing. ठीक है? Yes, sir. अब लिख लिया? Yes. ठीक है. तो लेंजेस लॉ यहां से सभी को क्लियर है? किसको कोई डाउट तो नहीं लेंजेस लॉ में? Clear, No, sir. sir. ठीक है. तो अब अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, according to second law of Faraday and Lenz's law, EMF is directly proportional to d phi by dt, or EMF is equals to minus of d phi by dt. क्योंकि वो अपोज करेगा अपने ही कॉज को, इसीलिए हमने उसको क्या लिखा? माइनस ऑफ d phi by dt. ठीक है? Yes, sir. अब आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि EMF is equal to minus of phi2 minus phi1 upon t. This can also be written like this. तो SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट, EMF की SI यूनिट क्या होती है? 1 वोल्ट, यानी वोल्ट होती है. तो 1 वोल्ट यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 वेबर पर सेकेंड. ठीक है? Yes, sir. और वेबर का कन्वर्जन हमने मैक्सवेल में भी देखा. तो यूनिट्स याद रहेंगी तो कन्वर्जन करने में आसानी हो जाएगी और वहां से क्वांटिटी को पकड़ना आसान हो जाए. ठीक है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. सो इतना पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहां से रब कर दूं ऊपर से। Yes. अब इसी की कॉन्टिन्यूएशन में अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ के बारे में, जैसा कि हमें पता होता है कि हमने अभी निकाला रिलेशन दैट ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है, और डी फाई बाई डी टी को हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं वेबर पर सेकंड में, और ईएमएफ को हमने जनरली वोल्ट में मेजर करा। तो अगर मैं इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करूं तो बेटा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये रिलेशन, तो इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, यही होना चाहिए। Yes, sir. I is equal to V by R होता है या फिर E by R होता है ना? तो आप Yes. इसको लिख सकते हो I is equal to induced EMF हमने निकाला माइनस ऑफ d phi by dt, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ d phi by dt upon R. So there is a relation between rate of change of flux and resistance, ठीक है? Yes, sir. तो ये ऐसे भी लिखा हुआ होता है I is equals to minus of d phi by R dt. तो बहुत सब जगह अप्लाई हो जाता है, ठीक है, और क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, बच्चे सोचते नहीं हैं इतना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। अभी एक रिलेशन और बताऊंगा, अगेन दैट रिलेशन इज आल्सो नॉट इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, और वो रिलेशन क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। अब इंड्यूस्ड चार्ज की बात कैसे करें, ठीक है, अब देखो आई को आप क्या लिख सकते हो, dq by dt लिख सकते हो ना? Yes, sir. If this is dq by dt and this is minus of d phi by r dt, तो dt से dt खत्म हो गया, so we have dq is equals to minus of d phi by r. This is the relation for induced charge, ठीक है? Yes, sir. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, change in magnetic flux upon resistance, ठीक है? SI यूनिट कूलम्स ही रहेगी, चार्ज की SI यूनिट इज कूलम, करंट की SI यूनिट इज एम्पेयर कूलम, ठीक है? Yes, sir. तो इतना पार्ट सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट है इस चैप्टर के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद यहाँ पर अगले जो 5 टॉपिक्स हैं, उन 5 टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? उन 5 टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस आप ये मान लो कि वन और इन अनदर फॉर्म किसी ना किसी तरीके से ये आपके एग्जाम में आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगले 3 टॉपिक्स में से जो तीसरा टॉपिक होगा दैट इज बेसिकली द बेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स, यानी एसी। इसीलिए ये पूरी यूनिट एक तरीके से कंबाइंड ही हमें करनी पड़ती है, हम इसको अलग अलग लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे उसके अंदर हमें एसी का एक तरीके से ग्राउंड तैयार करना है वहां पे, ठीक है?
क्योंकि वहां हम ये समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द ऑल्टरनेटिंग करंट इज एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगले 3 टॉपिक्स में से, उसकी हेडिंग है अंडर द हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस तरह से किन मेथड्स के थ्रू हम लोग ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं। पहला है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसके ऊपर और ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, और वो था फैराडेज लॉ। ठीक है, तो ऑलरेडी फैराडेज लॉज आर डिस्कस्ड। तो पहला मेथड तो वही था जहां से हम ईएमएफ इंड्यूस कराने के बारे में बात कर सकते थे। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा है बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ ये हम अभी समझेंगे। लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये मेरे पास 2 रेल्स हैं, ठीक है, ये रही, ठीक है, और इन 2 रेल्स को यहां पर हमारे पास एक रॉड है जिसको कि मैंने यहां फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डाली ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। इधर आप क्या करो, एक और रॉड ऑफ द सेम लेंथ यहां पर रख दो। ठीक है, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये वाली जो रॉड है ये मूवेबल है, ये मूव हो सकती है। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि इस रॉड की लेंथ है L, ठीक, और मैं इसको एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो एक रेट के साथ जब ये मूव करेगी, लेट्स से कि ये यहां पहुंच गई, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी की इसने, x, और L इसकी लेंथ थी। इतनी बात क्लियर है बेटा? यस सर। हमने अभी समझा कि एक रॉड या एक कंडक्टर, ऑब्वियसली यहां पर भी आपके पास ये एक कंडक्टर ही है, ठीक है, और जब तक ये स्टेशनरी थी यहां पर नथिंग वाज हैपनिंग, ये स्टेशनरी था। ठीक है, एज सून एज इट स्टार्ट्स मूविंग, तो चार्ज पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेंगे एंड देयर विल बी सम इंड्यूस्ड करंट इन इट। Yes, sir. ठीक है, और जब इसके अंदर इंड्यूस्ड सर एक करंट बार आया, दोबारा रिपीट कर दें। देखो इनिशियली अगर मैं ये मान लूं कि ये रॉड यहां पर पड़ी हुई है, ठीक है, तो नथिंग इज चेंजिंग, नाइदर द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग नॉर द वेलोसिटी इज देयर। ठीक है, और दूसरी बात, ना ही एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया भी कांस्टेंट है ना? यस सर। लेट्स से कि मैंने इसको एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ ऐसे पुल करना शुरू करा, तो रेस्ट से मोशन में आएगा तो इट विल गेन सम वेलोसिटी, एक वेलोसिटी के साथ ही मूव करके आ रहा है इस तरफ, एंड इट्स फाइनल पोजीशन इज दिस, रैंडमली, इंस्टेंटेनियसली। ऑब्वियसली ये मूव करता जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंस्टेंटेनियसली एट अ सर्टेन इंस्टेंट ये यहां पर होगा, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की x यस सर। की। अब यहां बेटा अगर मैं न्यूटन कह रहा हूं, फैराडेज लॉज और लेंज़ेस लॉ अप्लाई करूं, तो ईएमएफ किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ
d∅dt के बराबर होना चाहिए। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इसी के बराबर होगा ना, Yes, sir. एंड देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट, क्योंकि जब इस आप हमने एक और टॉपिक किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, जहां पर हमने एक फोर्स निकाली थी BIL sin थीटा, बिल sin थीटा, है ना। जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था और हमने देखा था कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ, ठीक है। तो अगर अब यहाँ अगेन अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हम फिर से बात करें कि नाउ देयर इज सेम कंडक्टर इज प्लेस्ड हियर, ठीक है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली इसमें करंट नहीं है, लेकिन अगर ये मूव करना शुरू कर दे तो सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, होगा ना। Yes, sir. अब चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एंड दे विल टेंड टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अब वो भी हम निकालेंगे कि किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो अभी आगे की बात है, बट इनिशियली whatever be the induced EMF there is given by minus of d∅dt, है ना। Yes, sir. तो अगर मैं सबसे पहले फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो फाई कितना होगा, b into a। अब b तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, b इज नॉट चेंजिंग, लेकिन एरिया तो चेंज हो रहा है। एरिया किसके बराबर हो गया, लेंथ इनटू x, यही होगा फाई का वैल्यू। Yes, so your sir. EMF is given by minus of d by dt of BLX, जिसको क्या आप लिख सकते हो माइनस ऑफ b into L। अब b कांस्टेंट था, लेंथ भी कांस्टेंट थी, द ओनली थिंग वेरिएबल इज x, सो dx by dt, तो dx by dt को आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, दिस इज माइनस ऑफ BLV, तो EMF इज माइनस ऑफ BLV। अब क्योंकि ये EMF इसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF, ठीक है। Yes, sir. अब इस मोशनल EMF की जो SI यूनिट होगी वो भी वोल्ट ही होगी, ठीक है। Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है तो चार्जेस का मोशन कहां होगा, समझो जरा ध्यान से। ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लिया कि यहां एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इंड्यूस्ड करंट के लिए जैसे आप नॉर्मल करंट की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते थे, तो आप क्या करते थे, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, FBI। इंड्यूस के लिए हमेशा राइट हैंड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है आपको थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, forefinger represents magnetic field and this finger, second finger represents current, induced current। अब देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर है, ये रहा, ठीक। वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स इसी तरफ लग रही होगी, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए, ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। इंड्यूस्ड करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन So can you ऊपर please जाएगा तो, repeat this once? हाँ फिर से देखो, राइट हैंड रूल फॉर इंड्यूस्ड करंट, याद रखेंगे, फॉर इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन ऑलवेज अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अब देखो यहां पर क्रॉस्ड फील्ड थी, यानी फील्ड वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा, ये रहा, तो करंट कहां गया, ऊपर। Yes, sir. तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दी थी, सॉरी। इंड्यूस्ड करंट ऊपर और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे, ठीक है। Yes, sir.
तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपवर्ड्स, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे की तरफ। अगर ये मेरा एंड ए और ये बी, तो दूसरी चीज आपसे ये भी पूछ लेता है वो कि व्हाट आर द पोलैरिटीज ऑफ ए एंड बी। अब मुझे ये बताओ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, तो पोलैरिटी कैसे बताएंगे ए और बी की, या पोटेंशियल कैसे बताएंगे ए और बी का, विच वन इज एट द हायर पोटेंशियल एंड विच वन इज एट द लोअर पोटेंशियल। The dipole moment से बेटा सर जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस तरफ कम हो रहा होगा ना। बेटा हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, करंट कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू potential लोअर From to- higher potential to lower potential, तो A. सिंपल सी बात है। तो करंट अगर एक ही तरफ जा रहा है तो ये आपका क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल, ये आपका क्या हुआ, हायर पोटेंशियल। दूसरी बात, इस बात को कैसे सेटिस्फाई करोगे, नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, कहां जाएगा, टुवर्ड्स Yes, द sir, पॉजिटिव positive. टर्मिनल जाएगा, Positive potential. तो नीचे की तरफ। तो B विल बी एट द पॉजिटिव पोटेंशियल और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। Yes, sir. yes अब देखो डिफरेंस यही होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में और सीबीएसई के क्वेश्चन में। सीबीएसई में वो लीक से हटेगा नहीं ज्यादा, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है, हर साल पेपर बहुत हॉट होता है, ठीक है। यहां पर भी एक सिंपल बात, ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयार क्या करके जाते हैं कि जी मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन कर लो, न्यूमेरिकल आ जाएगा, ई पता होगा, बी पता होगा, एल पता होगा तो वी निकाल देंगे, चार में से तीन चीज पता होगी, चौथी निकालनी है, हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में दूसरी चीज पूछेगा, अब वो आपसे कहेगा कि पोटेंशियल्स बता दो, तो मैंने इसीलिए ये पोटेंशियल वाला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। Yes, sir. yes sir. So motional EMF is clear to all of you? Yes, sir. ठीक है। Yes. नेक्स्ट है बेटा तीसरे वाला पार्ट एंड द थर्ड वन, जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, थर्ड मेथड, वो है बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। अब बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दूसरे नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। दूसरा नाम है इसका एसी जनरेटर। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एसी जनरेटर। आप सब लोगों ने जनरेटर्स देखे हैं, देखे हो तो बताना, Yes. ना Yes, देखे sir. हो तो मना कर देना, सर नहीं देखे हैं। क्योंकि मैं अदरवाइज ही मैं मान के चलूंगा कि हाँ एसी जनरेटर सबको पता है कि क्या होता है। अच्छा, जिसने देखे हैं, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एसी जनरेटर में एक लिवर लगा हुआ होता है एंड दैट लिवर इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग मोटर के साथ अटैच होती है, और आपको एसी जनरेटर को ऑन करने के लिए एट टाइम्स उसको पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता है बहुत सारी बार, है ना। सर Yes, इतना sir. ध्यान से नहीं देखा। यही तो Yes, देखने sir. की चीज थी, यही तो देखने की चीज थी, ये थोड़ी देखना था कि कौन सी कंपनी का है। चलो अच्छा, ट्रैक्टर देखे हैं सबने। Yes, sir. yes sir अब ट्रैक्टर भी तुमने उतने ध्यान से नहीं देखे होंगे, ठीक है, जितने ध्यान से मैं आप बताऊंगा। ट्रैक्टर के बिल्कुल आगे एक नट होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर एक लिवर फंसाते हैं और उस लिवर को फंसा के ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, ठीक है, और तब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि ट्रैक्टर का इंजन ऑन नहीं हो जाता। ट्रैक्टर को गांव देहात में अगर आप जाओ तो आज भी लोग एसी जनरेटर किराए पे नहीं मंगाते। शादी वगैरह होती है तो वहां पर 5-7 लोग अपने ट्रैक्टर खड़े करके उनको जोड़ के पूरे के पूरे पंडाल की रोशनी उसी से कर देते हैं, ठीक है, डीजे भी चल जाता है उससे। तो अब आप सोचो एक ट्रैक्टर एक एसी जनरेटर की तरह से काम करता है, कैसे करता है। द कॉन्सेप्ट इज दिस, आपके पास एक
रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में हमने एक कॉइल प्लेस करी। इस कॉइल को बोला जाता है आर्मेचर। बेटा सो कौन रहा है? चलो कोई नहीं, सबके पेपर चल रहे हैं आजकल, बट थोड़ा ध्यान से देखो। इसको आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मैंने इसको कुछ रोटेशंस प्रोवाइड करे बाहर से। ये आपका नॉर्थ और साउथ को, और ये आपका आर्मेचर है। अब ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी, है ना? तो इसका मतलब ये Yes, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, ठीक। अब इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है, ये एक एंगल थीटा बना रहा है ना? यस सर। Yes, और आपने उसी लेबर के साथ या तो इसको पकड़ के ऐसे खींचा था तो ये रोटेट करेगा। जो मैंने आपको नेचर ऑफ सिमेट्री बताया था, वहां पर हमने यही बात की थी कि अगर हम एक कॉइल को प्लेस करते हैं, ये वही केस है, हमने एक कॉइल को प्लेस करा एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब करंट इंड्यूस कराने के लिए क्या होना चाहिए? मुझे इस पे टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो जब मैं इस पे टॉर्क लगाऊंगा तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स वन ऑफ द एक्सिस एंड दैट एक्सिस इज दिस। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना? Yes, sir. यस सर। जैसे ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट कराऊं तो इट विल रोटेट लाइक दिस ना। तो ये सेंट्रल एक्सिस इसका मेन एक्सिस हो गया, Yes, sir. यस सर। तो इट विल रोटेट लाइक दिस। तो ऐसा करेगा अगर, तो याद करें अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो आप थीटा को क्या लिख, या ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? थीटा बाई टी। तो आपका थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा? ओमेगा ओमेगा के इक्वल हो गया। लेकिन जो फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पास कर रहा था, दैट फ्लक्स विल बी बी ए कॉस थीटा, जिसको के आप बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। यस सर। yes, sir. तो जो ईएमएफ इंड्यूस होना था यहां पर, दैट ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना? यस सर। Yes, sir. तो जो रिलेशन बनेगा इसका, वो बनेगा E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव बताओ। सर साइन ओमेगा टी। माइनस ऑफ साइन Minus sin. इनटू ओमेगा, माइनस ऑफ बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और इसका भी नेगेटिव आएगा तो एक प्लस हो गया। Yes, sir. यस सर। Now let's say that this coil is making n number of turns per second. For n number of turns per second, EMF will be equal to n omega a b sin omega t। लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। अब बेटा इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखें और हल्का सा मैथमेटिक्स यहां पर अगर आप अप्लाई करें तो वो हल्का सा मैथमेटिक्स आपको क्या समझाता है। मैं ये कहता हूं लेट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो इन दैट केस E विल बी इक्वल टू E मैक्स। इसको मैं E नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आपका E नॉट किसके बराबर हो गया? n ओमेगा AB के बराबर हो गया, है ना? यस सर।
Yes, sir. तो मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। और कहां से क्या बोल, चलो यही लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर तक लिख लेते हैं, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं, Yes, sir. बिकॉज एन ओमेगा ए बी तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। Yes, sir. This is nothing but alternating EMF, alternating EMF। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, और इसी को अगर करंट की टर्म्स में लिखना पड़ जाए तो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, भाई ईएमएफ को Yes, sir. ईएमएफ को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो करंट हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी ये इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो वो ऐसा बनेगा, याद रखना। यानी E किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, साइन के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो दिस विल बी द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू E नॉट और ये आपका एंगल ओमेगा टी जिसपे कि वो मूव कर रहा होगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ और द वेवफॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। And why we are calling it alternating? Because के इसका जो नेचर है वो कैसा है, साइनोसॉइडल है। ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव कर लेता है और फिर आफ्टर द सेम इंटरवल इट अगेन बिकम्स पॉजिटिव। तो ऑल्टरनेटिव साइकिल्स में इट इज पॉजिटिव एंड ऑल्टरनेटिव साइकिल्स में इट इज नेगेटिव। सो सेम विल बी द ग्राफ फॉर करंट आल्सो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप चाहते तो ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते थे। भाई ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी, 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ। So this formula can also be written as E is equals to E naught sin 2 pi ft, यानी it is having some frequency in it। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की या ईएमएफ की हमेशा कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था तो सबसे पहले हमने एसी और डीसी का डिफरेंस किया था। तो डीसी के लिए एक सिंगल स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन एसी के लिए एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म थी। तो ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कहां से क्रिएट होती है, एसी कहां से क्रिएट होता है, दिस इज फ्रॉम वेयर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज क्रिएटेड और ऑल्टरनेटिंग करंट इज क्रिएटेड। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये पार्ट सबको समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बेटा बहुत Yes, अच्छे से sir. पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना और साथ साथ इस वीडियो को दोबारा देखना, सो दैट के नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी और एप्लीकेशंस की बात करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके, Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. तो आज वाली क्लास से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक से तो अभी पूछ सकते हैं, और अभी नहीं है तो बाद में पूछ लेना। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अभी लगती है, इफ यू वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप चाहते हो कि उसको अभी एड्रेस किया जाए, देन प्लीज लेट मी नो। सर जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ये एसएचएम वो करता है ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन की ना बेटा एक कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन जो हो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर हम ये कहें एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
ठीक है। यस सर। तो कोई भी चीज ऑल्टरनेटिंग या ऑसिलेटिंग हो सकती है, बट नॉट नेसेसरीली कि वो वहां पर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही हो, तो उसकी वो कंडीशन वहां सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक है सर। सर इस केस में होगा साइनसोइडल ग्राफ में? साइनसोइडल है, पीरियोडिक होगा, ठीक है। यस सर। तो दूसरी कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि Yes, भाई वो sir. पीरियोडिक होना चाहिए। सर पीरियोडिक और सेंटर के मेन पोजीशन की तरफ फोर्स भी तो है, एक्सेलरेशन भी तो है। हाँ, तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो निकाल के देखने वाली बात थी कि, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि वो पीरियोडिक है, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो ठीक है बेटा, यहाँ तक आज का टॉपिक सबको क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, कोई और डाउट? सर इस बार सैटरडे को टेस्ट होगा? सैटरडे को टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। और सैटरडे का टेस्ट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स, सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके सर। ठीक है बेटा। और हाँ, एक और चीज, अब की बार का टेस्ट बेटा आपका गूगल फॉर्म्स पे होगा। ओके सर। ठीक है, सर उसको से टाइप करना होगा वो या एमसीक्यू होगा? मेनली एमसीक्यू, मेनली एमसीक्यू। ठीक है सर। आपको फिगर्स में साथ में दे दूंगा अलग से, और मेनली इट इज ऑफ एमसीक्यू नेचर। ठीक सर है, कितने मार्क्स का होगा? वही 30 मार्क्स, 35 मार्क्स। ओके सर। Sir, magnetism and matter will be also included. Only that part, only that part which we have done till now, अर्थ मैग्नेटिज्म को छोड़ के, क्योंकि उसका तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। Okay, sir. सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म छोड़ देना, बाकी है। Okay, sir. ठीक है बेटा, Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.